बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जो अपने आप में कई रहस्यमयी कहानियां समेटे हुआ है। आप और हम इसके बारे में बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब भी इसके बारे में जानने या समझने की कोशिश की तो हमेशा साइंस के इतने भारी भरकम कॉन्सेप्ट सामने रख दिए गए कि जिनकी मदद से इसे जानने समझने की जगह हम इससे दूरी बनाते रहे। हमें हमेशा लगता था कि काश कभी ऐसा हो कि कोई इसके बारे में हमें आसान भाषा में ही समझा दे। चलिए आज हम आपके लिए ये करते हैं। आज हम आपको बरमूडा ट्रायंगल और इससे जुड़ी तमाम उन बातों से रूबरू कराएंगे जो आज तक कई लोगों के लिए रहस्य की तरह है। आसान भाषा में समझना चाहे तो ये अटलांटिक महासागर में करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा इलाका है जो फ्लोरिडा के पास से शुरू होकर प्यूर्टो रिको और बरमूडा द्वीप तक जाता है। ऐसे में ये समुद्र के अंदर एक काल्पनिक सा ट्रायंगल क्रिएट करता है। इसी पूरे इलाके को हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। जहाँ तक बात इस ट्रायंगल की खोज की है तो इसका श्रेय जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस को। ऐसा माना जाता है कि इस रास्ते से सबसे पहले कोलंबस ही गुजरा था। कोलंबस ने इसका जिक्र अपनी किताब में भी किया है। उन्होंने इस ट्रायंगल का जिक्र करते हुए कहा है कि जब मैं 1498 में इस रास्ते से आगे बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि मौसम में एकाएक बदलाव आ गया और समुद्र की लहरें काफी तेजी से ऊपर उठने लगी। सामने आसमान में बिजली चमक रही थी और हर तरफ बेहद तेज हवाओं के चलने का शोर था। बरमूडा ट्रायंगल में आज तक इतनी अधिक घटनाएं हो चुकी हैं कि कई लोग इसे डेविल ट्रायंगल भी कहकर बुलाते हैं। इसे ये नाम सबसे पहले 1964 में विंसेंट गैडिस ने दिया था। कहा जाता है कि इस इलाके में जाने के बाद कई तरह की अप्रिय घटना खुद ब खुद होने लगती है, जैसे कि कभी जहाज का इंजन अपने आप काम करना बंद कर देता है, जहाज खुद पानी के अंदर धंसने लगता है। यहाँ हुई सबसे बड़ी घटनाओं की अगर बात करें तो अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना के जहाज इसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से लौट रहे थे। तभी अचानक उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है और उनका नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है। इस जहाज को ढूंढने जब रेस्क्यू टीम रवाना की गई तो उनका भी आज तक कुछ पता नहीं चल सका है। इसी तरह 1942 में ही दिसंबर के महीने में जब अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान इस ट्रायंगल के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो इसके साथ भी वही होता है जो पहले वाले जहाज के साथ हुआ था। इसका पायलट बताता है कि उसका नेविगेशन काम नहीं कर रहा है। बरमूडा ट्रायंगल के इतने खतरनाक होने और यहाँ से गुजरने वाले जहाजों के गायब होने के कारणों का पता लगाने के लिए कई शोध किए गए हैं, लेकिन किसी भी शोध में आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस ट्रायंगल में प्रवेश करते ही ऐसा कैसे और क्यों होता है और वो जहाज आज तक यहाँ से गायब हुए हैं वो आखिर गए कहाँ। हालांकि कई अलग अलग वैज्ञानिक इस ट्रायंगल को लेकर अलग अलग तर्क देते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जहाजों के साथ होने वाली अप्रिय घटना यहाँ मौसम में एकाएक हुए बदलाव की वजह से होता है। कुछ लोगों का कहना है कि पहले के मुकाबले अब बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं की संख्या में काफी कम हुई है। इसकी एक वजह उन्नत तकनीक का इस्तेमाल भी है। तकनीक के इस्तेमाल से आज ऐसे रडार और सोनार तैयार किए गए हैं जो यात्रा के दौरान समुद्री जहाजों को पानी के नीचे मौजूद खतरों के बारे में पहले ही बता देते हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले उस समय के पानी के जहाजों के पास इस तरह के तकनीक नहीं था। ऐसे में मौसम में बदलाव से लेकर पानी के नीचे मौजूद बड़े पत्थर के खतरों के बारे में उन्हें पहले मालूम नहीं चल पाता था। अलग अलग समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाले जहाजों के साथ हादसे की वजह को अलग अलग बताया है। इन तमाम वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थ्योरी को मिलाकर अगर ये आकलन करने की कोशिश करें कि आखिर यहाँ होने वाली घटनाओं के पीछे की वजह क्या रही होगी तो हम 2 से 3 निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। समुद्र के नीचे होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वैज्ञानिकों की एक थ्योरी ये कहती है कि बरमूडा ट्रायंगल जिस जगह है वहाँ समय समय पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। ऐसे में समुद्र के नीचे जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है इसकी वजह से धरती के अंदर से कई तरह की गैस बाहर निकलती है। इनमें मीथेन गैस भी शामिल है। ऐसे में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब मीथेन गैस समुद्र के पानी से मिलता है तो वो समुद्र की डेंसिटी यानी उसके घनत्व को कम कर देता है। चूँकि इन जहाजों को समुद्र की ज्यादा डेंसिटी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, इस वजह से चलती है तेज हवाएं। इस ट्रायंगल के शोध के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि बरमूडा के आसपास के इलाकों में छोटे छोटे समुद्री पहाड़ हैं। अब ऐसे में जब हवाएं इन पहाड़ियों से टकराती हैं तो उनमें एक हलचल शुरू हो जाती है और ये देखते ही समुद्र के पानी के अंदर भी एक बड़ा सा चक्रवात बना देती है और ये हवा बादलों और समुद्र के पानी को एक बड़े लहर में तब्दील कर देती है। ऐसे में अगर वहाँ से गुजर रहा कोई भी हवाई जहाज या पानी का जहाज इन लहरों की चपेट में आता है तो वो अपना संतुलन खो देता है। इस दौरान यहाँ हवा की गति भी काफी तेज पाई
पाई जाती है। समुद्र के पास जब हवा का बड़ा बवंडर या चक्रवात बनता है तो इसका असर समुद्र के ठीक ऊपर वायुमंडल में भी देखने को मिलता है। कई बार चक्रवात की वजह से वायुमंडल में भी हवा इतनी तेज गति से चल रही होती है कि उस दौरान अगर उल्टी दिशा में आ रहा कोई विमान उसकी चपेट में आ जाए तो वो टूट भी सकता है। वहीं अगर विमान हवा की दिशा में ही जा रहा हो तो उसकी गति कई गुना बढ़ जाती है।